हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इस करंट अफेयर्स वीडियो में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो पिछले 1 लाख साल का सबसे गर्म वर्ष इनमें से कौन सा रहा है? फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गे प्राइम मिनिस्टर। भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और किस देश के राष्ट्रपति नाहयान ने अहमदाबाद में रोड शो किया है? पहले भारतीय का नाम बताएं जो बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। किस राज्य सरकार ने पहली बार अलग से खेल विभाग बनाया है और पहली बार वहां पर खेल मंत्री नियुक्त हुआ है? स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम बताएं जिसे डीआरडीओ ने हाल ही में लॉन्च किया है। और भी कुछ टॉपिक हैं, उन सब पर भी बात करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं और पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना। आज सुबह 8 बजे वीडियो नहीं आ पाया है, थोड़ी देर हुई कुछ वजहों से। कल से सुबह 8 बजे ही आपको मिलेगा। पिछले कई दिनों से सुबह मॉर्निंग को ही हम वीडियो दे रहे हैं आपको। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर होगा गैब्रियल अटल। ओके, और न्यूज़ ये रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। दोनों ने 9 जनवरी को इनको नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। एज कितनी है इनकी? मात्र 34 ईयर है। और फ्रांस में इस उम्र के कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मतलब कि सबसे युवा हैं। और उन्होंने खुद ही खुलासा किया हुआ है कि वो गे हैं, तो इसलिए फ्रांस के पहले गे प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाएगा। अब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के क्या क्या पावर हैं उस पर भी बात करेंगे, और उससे पहले मैप देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना प्यारा भारत। और फ्रांस कहाँ है? यूरोप में। अब यूरोप चलते हैं। यूरोप में ये सारा यूरोप है और ये रेड कलर में जो है ना वो फ्रांस है। इसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। और प्राइम मिनिस्टर जो नए बने हैं उनका नाम है गैब्रियल अटल। यहाँ की मुद्रा यूरो है। ठीक है, और इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन, अंडोरा है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर के पास क्या शक्तियाँ हैं और राष्ट्रपति के पास क्या है। देखिए, फ्रांस में क्या है कि सरकार की जो मुख्य शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में ही होती है। कुछ हद तक अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है ना, उसी की तरह की शक्ति फ्रांस में वहाँ के राष्ट्रपति के पास है। हालांकि जैसे अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर पद नहीं है, लेकिन फ्रांस में है पद। ठीक है, तो फ्रांसीसी संविधान में एक खास विशेषता भी है कि प्राइम मिनिस्टर आवश्यक रूप से संसद में बहुमत का नेता नहीं होता है। बहुमत किसी की भी हो, लेकिन वहाँ प्राइम मिनिस्टर किसी को भी चुना जा सकता है। राष्ट्रपति चुन सकते हैं किसी को प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो चुनाव उस वहाँ अलग अलग होते हैं, राष्ट्रपति का अलग होता है। मुख्य अधिकार सारे के सारे राष्ट्रपति के पास होते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो नए चुने गए हैं, वो उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। भारत की तरह नहीं होता है। भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक रूप से प्रमुख है, लेकिन एक तरह से माना जाता है रबर स्टाम्प के तौर पे उनको मुख्य काम यहाँ पर भारत में प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, वही डिसीजन करते हैं। ठीक है, तो फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के सरकार का या मंत्रिपरिषद का नेता होता है, हालांकि असली शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अच्छा, इससे पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो महिला थी, एलिजाबेथ बोर्न। 8 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दरअसल वहाँ फ्रांस में ना चुनाव होने वाला है, राष्ट्रपति चुनाव। तो जो इमैनुअल मैक्रोन है वो अपनी पूरी राजनीति सेट कर रहे हैं, और उसी के तहत इनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, ताकि वो चाहते हैं कि अगली बार फिर से वो राष्ट्रपति बन सकें। कौन? वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। मुझे लगता है पूरी बात समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और पड़ोसी देश भूटान की बात करते हैं। क्वेश्चन होगा, भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? आंसर होगा शेरिंग तोबगे। क्या नाम है? शेरिंग तोबगे। न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में। दूसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। और अभी इलेक्शन हुआ था हाल ही में, और 10 जनवरी को चुनाव आयोग ने ये ऐलान किया है कि इनकी जो पार्टी है उसको 2/3 बहुमत मिला है। इससे पहले कब वो प्राइम मिनिस्टर थे? 2013 से 2018 तक थे। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? पीडीपी, यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, भूटान कहाँ पर है? मैप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर है। ओके, और किन देशों से इसकी सीमा लगती है? तो उत्तर की ओर इसका चाइना हो गया, और इधर दक्षिण इसके यानी भूटान के दक्षिण, और इस तरफ
पूरब और पश्चिम में ये भारत का हिस्सा लगता है। ठीक है, अगर सवाल हो कि भूटान से किन भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, राज्यों की बात कर रहे हैं तो इनमें देख लीजिए, यहाँ पर तो हो गया सिक्किम, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये असम हो गया और ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भूटान के राजा कौन है? राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। देखिए, मुख्य जो पावर है ना वो वहाँ के किंग के पास है। वहाँ सरकार भी है, लेकिन सरकार को अगर कुछ भी करना है तो पहले राजा से परमिशन लेनी होती है। ठीक है, तो वहाँ के अब नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चुन लिए गए हैं और नाम क्या है उनका? नाम है उनका शेरिंग तोबगे। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जनवरी 2024 में अहमदाबाद में रोड शो किया है? आंसर होगा इसका UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ये रोड शो कब हुआ है? 9 जनवरी को हुआ है अहमदाबाद में, एयरपोर्ट से लेकर साबरमती आश्रम तक, तकरीबन 3 किलोमीटर तक। ठीक है, तो UAE के जो राष्ट्रपति हैं वो गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रहा है, तो उसी में शामिल होने के लिए वो पहुंचे और ये आप वीडियो भी देख रहे हैं। इस दौरान का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वीडियो जारी किया है, तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये रोड शो जो हुआ है, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से रोड शो हुआ है। कार में बैठे थे और ये रोड शो है। चूँकि भारत में किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष वो रोड शो कर रहे हैं, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रहा है ना, वो कहाँ पर हो रहा है? वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति जो हैं वो पहुँचे तो अहमदाबाद में लैंड किए और वहाँ से फिर रोड शो करते हुए कुछ कई किलोमीटर गए और फिर बाद में गांधीनगर भी पहुँचे और जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है उसमें हिस्सा लिया है। अच्छा, इस समिट का जो उद्घाटन है ना, किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। ये वाइब्रेंट गुजरात जो समिट है वो 2003 से आयोजित हो रही है और लगातार ये चल रही है, 20 साल हो चुके हैं। ओके, तब एक बार चूँकि उस राष्ट्रपति के बारे में हमने बात की है, नहयान के बारे में बात की है, UAE की, तो UAE को मैप के ज़रिए देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ओके, तो ये रहा अपना प्यारा भारत और अब चलते हैं मिडिल ईस्ट या कहें पश्चिम एशिया की ओर। ओके, तो ये है यूनाइटेड अरब अमीराट्स। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है जो आए हैं? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मुद्रा है यहाँ की UAE दिरहम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले भारतीय का नाम बताएं जो बिम्स्टेक यानी द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो उसके सेक्रेटरी जनरल बने हैं, महासचिव बने हैं। आंसर का इसका इंद्रमणि पांडे। हालांकि इनकी नियुक्ति ना कुछ महीने पहले हो गई थी, एक बार मैंने बताया था, लेकिन अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जनवरी में पदभार ग्रहण कर लिया है और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। वो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और विदेश मंत्रालय के मुताबिक इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो कि बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। ठीक है, इससे पहले कहाँ थे वो? तो जिनेवा में जो संयुक्त राष्ट्र का ऑफिस है उसमें वो अस्थायी प्रतिनिधि थे और इनकी जगह कौन बने हैं वहाँ पर? जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र का जो दफ्तर है वहाँ पर अस्थायी प्रतिनिधि तो अरिंदम बागची बने हैं। ओके, तो एक बार बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं मैप के ज़रिए। बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन सबको, प्यारा भारत है। और अब दिखाते हैं ये जो अभी कलरफुल हो गया जो देश, वो सब है बिम्स्टेक के। ओके, इसका पूरा नाम क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर हम हिंदी में कहेंगे इसको, तो हिंदी में कहेंगे बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। मुख्यालय इसका ढाका है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी में, और इसके 7 सदस्य देश हैं। एक तो भारत हो गया, दूसरा ये नेपाल, ये श्रीलंका हो गया, ओके, ये बांग्लादेश, इधर भूटान, ये थाईलैंड हो गया और ये म्यांमार हो गया। ठीक है, तो ये सब हैं इसके सदस्य देश।
बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देश शामिल हैं और दुनिया के लगभग 22% आबादी बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों में रहती है। अगर सवाल हो कि बिम्स्टेक का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1997 में। हालांकि उस वक्त 7 देश नहीं थे इसके मेंबर। शुरुआत में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड का आर्थिक सहयोग के तौर पर इसको शुरू किया गया था। बाद में इसमें म्यांमार, नेपाल और भूटान भी शामिल हो गए और तब से इसको बिम्स्टेक कहा गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो बंगाल की खाड़ी के तट के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तकनीकी और आर्थिक सहयोग करना एक दूसरे को। 14 मुख्य इसके क्षेत्र हैं। कौन कौन से? व्यापार और निवेश, परिवहन और कम्युनिकेशन, ऊर्जा, पर्यटन, तकनीकी एंड टेक्नोलॉजी, मछली पालन, एग्रीकल्चर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद विरोधी काम करना, अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ काम करना, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन करना, लोगों को एक दूसरे के देशों के लोगों के साथ संपर्क बढ़ाना, सांस्कृतिक सहयोग करना और जलवायु परिवर्तन पर मिलजुल कर काम करना। तो इसका ये मुख्य क्षेत्र है, 14 मुख्य क्षेत्र हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपके एग्जामिनेशन में अक्सर जो इंटरनेशनल रिलेशन से जो टॉपिक है ना, उसमें इन सब संगठनों के बारे में सवाल अक्सर आते हैं और पूछे जाते हैं। बिम्स्टेक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भारत के लिए। देखिए, हिंद महासागर तक क्या ना अपनी पहुंच को और तेज करने के लिए चीन लगातार बंगाल की खाड़ी की ओर आता रहता है और इस ओर जैसे हिंद महासागर में भी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश भी लगातार करता रहता है। चूँकि चीन ने भूटान और भारत को छोड़कर लगभग सभी बिम्स्टेक देशों के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना उसके लिए अपना बड़ा अभियान चलाया हुआ है, तो इसलिए बिम्स्टेक क्षेत्र जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक तरह से भारत और चीन के बीच में प्रभुत्व की लड़ाई का एक क्षेत्र भी है बिम्स्टेक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग खेल विभाग का गठन किया है? आंसर का बिहार। ये फैसला बिहार सरकार ने 8 जनवरी को लिया है। पटना में कैबिनेट की मीटिंग हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में और फिर बाद में नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर दिया और नए मंत्री भी बना दिए गए हैं खेल विभाग के। ठीक है, उनका नाम है जितेंद्र कुमार राय, तो वो अब खेल मंत्री भी हो गए हैं। जितेंद्र कुमार के पास कला, संस्कृति और युवा विभाग पहले से है, अब खेल विभाग हो गया। पहले क्या युवा विभाग ही था, उसी के अंतर्गत स्पोर्ट्स वगैरह हुआ करते थे, लेकिन अब अलग से ये विभाग बनाया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो डिटेल यहाँ रहा। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 6 जनवरी को। उद्देश्य ये है कि संघर्ष से जो प्रभावित बच्चे हैं उन सब की मदद करना। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 10 जनवरी को। और इस बार की थीम क्या है? महत्वपूर्ण बात, इस बार की थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। यानी हिंदी पारंपरिक ज्ञान जो है ना उस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कनेक्ट करना। ठीक है, तो विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसको प्रचारित करने के उद्देश्य से इसको आयोजित किया जाता है। 2006 से शुरू हुआ था ये दिवस। पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहली बार 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, तो इसके बारे में डिटेल बताएंगे, क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए ये मेंबरशिप प्लान आपके बहुत काम आ सकता है। मेंबरशिप प्लान को अब 3 कैटेगरी में कर दिया गया है। एक बेसिक मेंबरशिप है, एक बीपीएससी का मेंबरशिप है और एक यूपीएससी लेवल का मेंबरशिप है। करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी तमाम में हो पाएगी। बेसिक मेंबरशिप में एसएससी लेवल के तमाम जो कोर्सेज हैं उन सबको रखा गया है और उसी के मुताबिक करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी यहाँ पर होगी और इसके ज़रिए आपको मिलेगा करंट अफेयर्स का पीडीएफ, मॉक टेस्ट और बहुत सारी एग्जामिनेशन के एसएससी हो गया और स्टेट एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, इन सब के जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गए, इन सब के भी टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। अगले 1 साल तक के लिए ये वैलिड रहेगा। इस तरह से बीपीएससी का जो मेंबरशिप है, बीपीएससी मेंबरशिप, तो उसमें बीपीएससी के टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगे और करंट अफेयर्स की तैयारी साथ में उसमें लाइव कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर
वीडियो भी प्रसारित किए जाएंगे ऐप पर। इस तरह से यूपीएससी का उसके लेवल के तौर पर वो करंट अफेयर्स का पीडीएफ होगा, टेस्ट सीरीज़ होगा, मॉक टेस्ट भी होगा। ठीक है, मतलब सभी मेंबरशिप में पिछले 2 साल के भी करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, और अगले 1 साल यानी 365 दिनों तक उसकी वैलिडिटी होगी और आपकी तैयारी शानदार हो सकती है। आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ कई तरीके का मिलेगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो भी कई तरह के वन लाइनर, एमसीक्यू विद नोट्स। ठीक है, तो आपके बहुत काम आ सकता है। देखिए ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप डाउनलोड कीजिए और मेंबरशिप ले सकते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर भी एक वो भी दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दुनिया का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 1 लाख साल का सबसे ज़्यादा गर्म, वो कौन सा ईयर है? आपको बता दूं कि ये जो कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज है ना, ये यूरोपीय संघ की एक एजेंसी है, संस्था है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2023, यानी पिछला साल 2023 जो है ना वो सबसे गर्म रहा है पिछले 1 लाख साल में। अभी हम भले ही ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि पिछला साल 2023 सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया है। धरती का जो तापमान है ना, उसमें जो वृद्धि हो रही है वो औद्योगिक क्रांति के पहले के मुकाबले रखने की कोशिश हो रही थी, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस का ग्रोथ बस रखने की कोशिश हो रही थी। लेकिन 2023 का जो टेम्परेचर है ना, जो एवरेज टेम्परेचर है दुनिया का, वो ये बताता है कि धरती के का जो टेम्परेचर की जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ जो हो रही है, वो पिछले साल ही 1.48 डिग्री तक पहुंच चुकी है। उसके बारे में और डिटेल बताते हैं। ये न्यूज़ देख लीजिए आप, ये न्यूज़ बता रहा है कि ये हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया है। EU साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया है। ठीक है, ये कुछ डेटा है और वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि जनवरी या फरवरी 2024 में ये वृद्धि जो है ना वो 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर सकता है। ये क्या मतलब है, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का? देखिए, ये तय किया गया है तमाम दुनिया के देशों के द्वारा कि औद्योगिक क्रांति के पहले जो ग्लोबल टेम्परेचर था एवरेज, तो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो उसको कैसे ग्रोथ को ना वो लगाम रखी जाए। मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद से अभी तक हम ऐसा कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े या उस लेवल तक ही बढ़ पाए, क्योंकि ज़्यादा अगर गर्मी बढ़ेगी ना तो बहुत आगे नुकसान होगा। और क्या नुकसान होगा आगे बताता हूँ मैं। तो यूरोप की जो क्लाइमेट एजेंसी है कोपरनिकस, उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, शॉर्ट में इसको C3S भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी ने ये ऐलान किया है कि जो पेरिस संधि हुई थी तापमान, पृथ्वी के तापमान को की वृद्धि को कंट्रोल करने की, वो विफल होती दिख रही है। अच्छा, वैज्ञानिकों ने ये सीधे नहीं कहा है कि पिछले 1 लाख साल का सबसे गर्म वर्ष है, कहे संभवतः ये पिछले 1 लाख वर्षों में सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है। 9 जनवरी को ये रिपोर्ट जारी की गई है और C3S के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है कार्लो बूनटेम्पो। उनका कहना है कि जलवायु की दृष्टि से ये बहुत ही असाधारण वर्ष रहा है। कौन सा? 2023। यहाँ पर सवाल होगा कि आखिर गर्मी क्यों बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने की वजह है वैश्विक जो औसत तापमान है, वो मुख्य वजह है उसके बढ़ने की प्रदूषण है। प्रदूषण की वजह से क्या होता है कि जो सूरज की गर्मी है वो तो आ रही है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा वापस नहीं लौट पा रहा है। पॉल्यूशन में ही वो उसकी गर्मी फंस के रह जा रही है और इसकी वजह से पृथ्वी में की गर्मी जो है ना वो बढ़ रही है। ये प्रदूषण पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। आपने देखा है कि पर ग्रीन हाउस में सब्जियां जो उगाते हैं लोग, उसमें क्या होता है कि पूरे चारों तरफ से प्लास्टिक का ग्रीन या फिर अलग अलग कलर का भी अब आने लगा है, तो उसको हालांकि ग्रीन हाउस ही कहते हैं, पूरा एक पैक रखते हैं एक जगह को। उससे क्या होता है, वो अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो गर्म रहता है। ठीक है, तो उसी के तरह का पूरा वातावरण हो जाता है अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हो तो। और अभी तो अल नीनो का भी असर है, तो उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी भी महसूस होगी।
और इससे आने वाले वर्षों में आर्कटिक महासागर की जो बर्फ़ है वो पूरे के पूरे पिघलने का खतरा है। और इससे क्या होगा, समुद्र के किनारे बसे हुए कई शहर जो है ना वो डूब जाएंगे। तापमान बढ़ने से जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ पे बुरा असर होगा। भारत को भी बुरी स्थिति का सामना करना अभी पड़ रहा है। जैसे पिछले साल 2023 में बहुत ज़्यादा मौसम में अस्त व्यस्तता थी। कहीं सूखा पड़ रहा है भारत में ही, और कहीं पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसे हिमालयी क्षेत्रों में, वहाँ के राज्यों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि भूस्खलन और उससे बहुत सारा नुकसान हुआ। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश को तो स्टेट डिजास्टर घोषित करना पड़ा था भूस्खलन और जो बारिश है उसकी वजह से। ठीक है, 2015 में अगर बात करेंगे, हीट वेव की वजह से 2500 लोगों की जान चली गई थी। ये तो रिकॉर्डेड है। अब सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि आखिर किस आधार पर ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 1 लाख साल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा है 2023 का, जबकि तापमान को रिकॉर्ड करके रखने का जो इतिहास है वो 174 ईयर पहले ही शुरू हुआ था। तो देखिए, इसके लिए दूसरा तरीका अपनाया गया पुराने टेम्परेचर को लेने के लिए, जिससे पेड़ों के छल्ले, बर्फ़ के जो कोर हैं, मूंगे चट्टाने हैं, उन सब के नमूने के ज़रिए वैज्ञानिकों के पास कई शताब्दियों का जलवायु डेटा है, यानी 1 लाख साल पुराना भी डेटा है। और इसी डेटा को वैज्ञानिक जो है ना जलवायु प्रणाली की समझ की आधारशिला भी मानते हैं। तो उसी से ये देखते हैं कि पिछले इतने सालों में 1 लाख साल में अभी टेम्परेचर किस तरीके से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मूल बात यह है कि औद्योगिक क्रांति के बाद इंसानों ने जितनी तेज़ी से मतलब तरक्की की है, तो ग्लोबल वार्मिंग में भी बड़ा योगदान दिया है। पर्यावरण पत्रकार हैं हृदयेश जोशी, तो उनका ट्विटर अकाउंट मैं देख रहा था, तो कहते हैं कि हमको याद रखना होगा कि 2023 से अल नीनो का प्रभाव चक्र शुरू हुआ है और अभी बना रहेगा, जिसके कारण टेम्परेचर जो है ऊंचा होगा। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल, मतलब तेल, कोयला, गैस, इन सब जैसे जो ईंधन है, इसका प्रयोग में अगर कमी नहीं रही तो दुनिया की सभी सरकारें ग्रीन एनर्जी के प्लांट भले ही लगा लें, लेकिन प्रभावी रूप से ग्लोबल वार्मिंग की जो बढ़ती हुई स्थिति है उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये पूरी स्थिति है। मुझे लगता है पूरी बात समझ गए होंगे, और इसका PDF भी दे दिया मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको PDF मिल जाएगा। ओके, और ऐप पर भी अवेलेबल है। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो ऐप पर जाएं, वहाँ पे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आज का टेस्ट भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, DRDO ने सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के लिए कौन सा स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? आंसर होगा उग्रम। क्या नाम है? उग्रम। न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो राइफल का पहला ऑपरेशनल प्रोटोटाइप वो दिखाया गया है, लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? उग्रम। उग्रम का अर्थ होता है क्रूर। 8 जनवरी को पुणे में DRDO के जो आर्मामेंट और कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर V शैलेंद्र गाडे, तो उन्होंने इस राइफ़ल को अनाउंस किया। और ये तमाम जो सैन्य बल हैं उन सब के लिए ये काम आएगा आने वाले वक्त में। इसको किसने डिज़ाइन किया है? तो DRDO की पुणे में स्थित जो फैसिलिटी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसी ने इसको डेवलप किया है हैदराबाद की DVPA आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से। इसकी खासियत क्या है? तो इसकी जो इफ़ेक्टिव रेंज है वो 500 मीटर है, वज़न 4 किलोग्राम से कम है, और राइफ़ल में 20 राउंड मैगजीन होती है, और सभी ज़रूरी कंपोनेंट जो है स्टील के बने हुए हैं। ये सिंगल और फुल ऑटोमेटिक, मतलब दोनों मोड में फायर कर सकती है। भारतीय सेना को इस तरह के राइफ़ल चाहिए थे। अभी हम लोग क्या है, विदेश से जो राइफ़ल है वो ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे थे। इंसास भी हम लोग भारत में बना हुआ इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब लेटेस्ट और दूर तक मारक क्षमता वाले हमें असॉल्ट राइफ़ल चाहिए थे स्वदेशी, तो ये DRDO ने ये डेवलप कर दिया है। ठीक है, इसकी तुलना आप AK और AR टाइप की जो राइफ़ल्स हैं उनसे कर सकते हैं। हालांकि अभी बहुत ही सख्त टेस्ट से गुजरना पड़ेगा उग्रम राइफ़ल को, उसके बाद ही इसको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो बाकी
जो सशस्त्र बल हैं उन सब में इसको शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? आंसर होगा 11 जनवरी को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनका निधन हुआ था 11 जनवरी 1966 को। उस वक्त वे उज्बेकिस्तान के ताशकंद में पाकिस्तान के साथ समझौते के सिलसिले में वहाँ गए हुए थे। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और मेंबरशिप प्लान आपके लिए अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना लिंक ऐप का। ओके, अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को सुबह 8 बजे। बाय।